अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सरकारी दौरा अमेरिका, आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का बयान, यूक्रेन रूस को अपनी सरजमीन का कोई भी हिस्सा नहीं देगा। बरतानिया में कलादम तंजीम फ़लस्तीन एक्शन की हिमायत में मुजाहरा, 474 अफराद गिरफ्तार। बरतानिया की वजीर बराए बेघर अफराद ने अपने ज़ाती मकान का किराया बढ़ाया, अवामी एहतजाज पर इस्तीफ़ा दे दिया। श्रीलंकन खातून पाकिस्तान से अपने वतन वापस नहीं जा सकती, ओवरस्टे की मद में लगने वाला 18 लाख रुपए जुर्माना माफ़ किया जाए, खातून की दरख्वास्त। और अमेरिका का पाकिस्तान पर 19% जबकि भारत पर 50% टैरिफ, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब के दौरा अमेरिका की। आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं और वहाँ पर उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। आला जो सियासी क़यादतें हैं उनसे भी मुलाकातें हुई हैं, उसके अलावा आला जो अस्करी क़यादतें हैं अमेरिका की उनसे भी मुलाकातें हुई हैं और जो पाकिस्तानी नजात जो कम्यूनिटी के जो अहम लोग हैं उनसे भी फील्ड मार्शल साहब की मुलाकातें हुई हैं। इस हवाले से आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, दिफाई क़यादत और कम्युनिटी से मुलाकातें। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहान से भी गैर रस्मी मुलाकातें की। टेम्पा में फील्ड मार्शल ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के सबकदोश कमांडर जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट और नए कमांडर एडमिरल ब्रेट कुपर की चार्ज संभालने की तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल कुरेला की शानदार क़यादत और पाक अमरीका अस्करी ताउन के फरोग में उनकी गिरां कदर खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल ने ओहदा संभालने वाले एडमिरल कूपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए यकीन जाहिर किया कि बाहमी ताउन जारी रहेगा। फील्ड मार्शल ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने जनरल केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। फील्ड मार्शल ने अपने दौरे के दौरान दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की, जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरैक्टिव सेशन भी हुआ। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को पुरएतमाद रहने, सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करने की तरकीब दी, जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में भरपूर ताउन के अज़्म का इआदा किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूक्रेन और रूस के तनाज़े की। अब यूक्रेन और रूस के हवाले से जो तनाज़ा चल रहा है, जो जंग चल रही है काफ़ी अरसे से, उस हवाले से सबसे अहम डेवलपमेंट जो हमने आपको बताई थी कल भी, वो ये कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इनकी 15 अगस्त की मुलाकात जो है वो तय हो गई है। और मामला कुछ इस तरह का चल रहा है कि रूस ने ये कहा है कि कुछ हिस्सा जो हमें यूक्रेन का चाहिए वो अगर हमें दे दिया जाए तो फिर ये जंग जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन अब इस हवाले से यूक्रेन के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनका एक बड़ा अहम बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन रूस को अपनी सरजमीन किसी भी कीमत पर नहीं देगा और हम अपनी खुद मुख्तारी पर, अपनी सालमियत पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। तो अब ये जो बयान आया है, इसके बाद ये जंगबंदी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर यह बात कह दी है और अमेरिका के सदर को भी और रूस के सदर को भी उन्होंने ये बावर करवा दिया है कि हम अपनी ज़मीन और अपना ख़ित्ता किसी सूरत आपके हवाले नहीं करेंगे। अब इस सूरत हाल के पेश नज़र जो वाइट हाउस है वो अब ये गौर कर रहा है कि जो मुलाकात पुतिन की और ट्रंप की अलास्का में होनी है, तो अलास्का में ज़ेलेंस्की को भी बुलवा लिया जाए। अब ये देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। और फिर उसके बाद जो यूरोपियन जो ममालिक हैं उन्होंने इस बात का बड़ा खैर मकदम किया है कि जो पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात अलास्का में होनी है, यूरोपीय ममालिक इस हवाले से बड़े खुश हैं और उन्होंने बड़ी इस बात के हवाले से पॉजिटिव बातें की हैं। लेकिन उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि किसी भी किस्म के इक़दाम से पहले जंगबंदी की जाए और यूक्रेन को रूस पर जो रूस के जो ज़ेर कब्ज़ा इलाका है वो इलाका छोड़ना पड़े अगर, और अगर यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, रूस को जो है वो इलाका
दिया जा रहा है यूक्रेन का, तो फिर यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर उसको नेटो रुकन बनाने का वादा किया जाए। और ये बात तो हम पहले से जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो काफ़ी अरसे से यही कह रहा था कि मुझे नेटो का रुकन बनाया जाए, तो अब ये नेटो का रुकन बनाने वाला जो मामला है, ये एक मरतबा फिर सामने आया है। अच्छा, अब जो ममालिक हैं यूरोपीय जो कि जिनकी तरफ से ये मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, उनमें फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फ़िनलैंड और यूरोपीय जो कमीशन है, उनकी जो सदर हैं, उन्होंने ये मुश्तरका बयानिया जारी किया है और उसमें उन्होंने ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है कि यूक्रेन में अमन का फ़ैसला जो है, वो यूक्रेन के बगैर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं जी, और यूएस के ग्रीन कार्ड की कुछ बात कर लेते हैं। अमेरिका का ग्रीन कार्ड बहुत सारे लोग हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब ये ग्रीन कार्ड जो है वो हासिल करना और मुश्किल हो गया है। शराइत को और कड़ा कर दिया गया है, मुश्किल कर दिया गया है। ख़ास तौर पर जो शादीशुदा जोड़े हैं, उनके लिए ग्रीन कार्ड की शराइत जो हैं वो और मुश्किल कर दी गई हैं। फैसल शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल, बताइएगा कि शराइत में क्या तब्दीली लाई गई है? जी बिल्कुल, ट्रंप इंतज़ामिया ने असल तब्दीली जो पिटीशन फॉर एलियन रिलेटिव है I-130 उसमें की है, और ये तब्दीली 2024 में नहीं देखी गई थी, बल्कि इस इंतज़ामिया के आने के बाद यानी 20 जनवरी 2025 के बाद से इमिग्रेशन की इस फॉर्म में जो बड़ी तब्दीली की गई है, उसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि आपका जो जो एलियन रिलेटिव है जिसके लिए आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मैरिज बेस्ड इमिग्रेशन है, ग्रीन कार्ड है, उसके लिए जो आपकी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है और उसके जो एविडेंसेस हैं और जो आपकी मैरिज हुई है उसके जो आई विटनेसेस हैं और जो आपकी हाउसिंग है और जो भी आपकी सूरत हाल, जो भी कंबाइंड आपकी चीज़ें हैं, वो आपको सबूतों के साथ फराहम करनी होंगी। अब इस इंतज़ामिया ने, ट्रंप इंतज़ामिया ने अपने इस दौर में फॉर्म I-130 में जो सबसे बड़ी तब्दीली की है, उसमें एक सेक्शन इन्होंने रखा हुआ है कि आप फ्रॉड जो मैरिज है उसको रिपोर्ट करें, और लोगों को इनकरेज किया हुआ है उस वेबसाइट के ऊपर कि कोई ऐसी सिचुएशन आप देखते हैं तो आप जो यूएस कस्टम्स एंड इमिग्रेशन सर्विसेज है, आप उसको रिपोर्ट करें। साथ ही जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट का इदारा है आइस, उसने भी इसी तरह की एक अपनी वेबसाइट पे एक लिंक जारी किया हुआ है जहां ये करार दिया गया है कि स्टॉप द फ्रॉड मैरिज स्कीम, रिपोर्ट करें अगर आपके इल्म में है कोई इस तरह की फ्रॉड मैरिज स्कीम है। ये आपको ज़रूर बताएं कि ये जो इमिग्रेशन के फॉर्म्स हैं, बिलखुसूस फॉर्म I-130 जो है, जो कि कोई अमेरिका का ग्रीन कार्ड होल्डर या सिटीज़न जो है वो किसी स्पाउस को अमेरिका में इमिग्रेशन दिलवाने के लिए फ़िल करता है, इसमें ये तब्दीलियाँ बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में नहीं थी, ये तब्दीलियाँ अब की गई हैं। और यहाँ पर जो एनालिसिस सामने आए हैं, जो माहिरीन बताते हैं, वो ये करार देते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया अपने दौर में पहले दौर में भी इस तरह की तब्दीलियाँ करती रही है और अल्टीमेटली इनका यही कि इमिग्रेशन को टफर, स्ट्रिक्ट और उसमें जो वेटिंग है उसको बहुत ही टफ किया जाए। ये हम आपको ज़रूर बताएं कि इससे पहले भी जो मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड की जो एप्लीकेशन होती थी उसमें भी एविडेंसेस मांगे जाते थे, लेकिन कुछ ग्रे एरियाज़ होते थे, कुछ लेवरेज दे दी जाती थी। लेकिन अब अमेरिकी इमिग्रेशन ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में ये भी करार देती है कि उसी मैरिज को एंटरटेन किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, आप अमेरिका में हैं और आप किसी अपने रिलेटिव के लिए इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं जो आपका आपका हस्बैंड है या वाइफ है, तो उसके लिए जो होम कंट्री है वहाँ पर उसके साथ आपकी शादी की तस्दीक ज़रूरी है हुकूमती सतह पर। पहले ये हो सकता था कि आपकी शादी अगर दूसरे मुल्क में रवायती तौर पर हुई भी है, वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, आप उस बंदे के लिए अमेरिका से इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते थे और उसकी अमेरिका में इमिग्रेशन हो जाती थी। लेकिन अब ये सबूत देना लाजमी होगा कि जो आपका बैक होम कंट्री है वहाँ पर आपकी शादी रजिस्टर्ड है या नहीं। जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फैसल शाह हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि ग्रीन कार्ड की शराइत जो हैं वो अब मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और बात करते हैं कुछ अमेरिका के में कैलिफोर्निया में इस वक्त जो वाइल्ड फायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी हैं और तकरीबन 83,000 एकड़ रकबा जो है वो इससे मुतासिर हुआ है। अब ये वाइल्ड फायर्स जो हैं इनका मामला क्या है, इस हवाले से हम बात करते हैं। सद्दाम तुफ़ैल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी सद्दाम, बताइएगा वाइल्ड फायर्स के बारे में। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में लगी आग, जिसे गिफर्ड फायर का नाम दिया गया है, ये आग जो है ये सेंटा बारबरा और सेंट लुइस के दरमियान ये इलाका है जिसे लॉस पैड्रस फॉरेस्ट कहा जाता है,
वहाँ पर यह आग लगी है और अब तक 84,000 यानी 84,000 से ज़ायद एकड़ रकबे पर फैला हुआ इलाका इसमें जलकर खाकस्तर हो गया है और तकरीबन 800 से ज़ायद रिहायशी और तिजारती इमारतों को ख़तरा है और गर्मी की वजह से ये जो आग है इस पर काबू नहीं पाया जा रहा और अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 9% तक इस आग पर काबू पाया गया है। 1900 से ज़ायद अहलकार फायर फाइटर्स और दीगर जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे। इस आग पर काबू पाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें हेलीकॉप्टर्स और दीगर भारी मशीनरी शामिल हैं और इस बायस बहुत से रास्ते वहाँ पर बंद हो चुके हैं, जिसमें स्पेशली जो हाईवे 166 है वो भी बंद हो चुका है और इस आग को काबू पाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और ये आग जो है इस साल की जो लगने वाली आग है या इससे पहले भी जो आग लगी थी, ये सबसे बड़ी तस्वुर की जा रही है और इस आग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश जा रही है। लेकिन क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है, इस बायस और तेज़ हवाएं हैं, इस आग पर अब तक काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है। उम्मीद ये रखी जा रही है कि बहुत जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन अब तक की सूरत हाल जो है वो खासी तशवीशनाक है। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सद्दाम तुफ़ैल हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे, और बात हो रही थी कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर्स की। प्रोग्राम में अब रुख करते हैं बरतानिया का, जहां पर एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ और इस मुजाहरे से 474 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। बहुत बड़ा नंबर है ये गिरफ़्तारियों के हवाले से। अब ये जो तंजीम है जिसने ये मुजाहरा किया था, फ़लस्तीन एक्शन, जो कि फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप, जिस पर कुछ अर्सा पहले पाबंदी लगाई गई थी बरतानिया की तरफ से, उसकी हिमायत में ये मुजाहरा था और मुजाहरा करने वाले जो लोग थे उनमें से 474 लोगों को बरतानिया की पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। और अगर हम गुज़िश्ता 10 सालों के नंबर की बात करें तो गुज़िश्ता 10 सालों में पुलिस की तरफ से गिरफ़्तार किए जाने वाले जो लोग हैं उनकी अगर तादाद को देखा जाए तो ये सबसे बड़ा नंबर है कि एक ही दिन में इतने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। सबसे बड़ा नंबर है ये। अब ये जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसकी तरफ से जो बयान जारी हुआ है गिरफ़्तार लोगों के हवाले से, वो ये कहता है कि जी 466 लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया था फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप की हिमायत करने पर। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये कि 5 अफराद को पुलिस पर हमला करने की वजह से गिरफ़्तार किया गया है, 2 को नक्शे आमा में खलल डालने की वजह से गिरफ़्तार किया गया है और 1 शख्स को नस्ली तासुब फैलाने की पादाश में गिरफ़्तार किया गया है। तो ये टोटल जो है वो 474 का फिगर बनता है। अब ये मुज़ाहरा कहाँ हुआ था? वेस्टमिंस्टर का ये पार्लियामेंट स्क्वायर है और वहाँ पर एक तंजीम है जिसका नाम है जी डिफेंड आवर ज्यूरी, उसके ज़ेर एहतमाम ये एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ था और लोगों ने हाथों में बैनर्स वगैरह उठाए हुए थे और उस पर उन्होंने लिखा था कि जी हम जेनोसाइड की मुखालिफत करते हैं, हम नस्ल कुशी की मुखालिफत करते हैं और हम फ़लस्तीन एक्शन की हिमायत करते हैं। तो ये फ़लस्तीन एक्शन जो है उसके हवाले से जुलाई में इस तंजीम पर पाबंदी लगाई गई थी और उस तंजीम को कलअदम करार दिया गया था और उसकी रुकनियत या उसकी हिमायत उसको मुजरिमाना जुर्म करार दिया गया था और उसकी सज़ा जो है वो 14 साल तक है। अब देखना यह है कि ये जो लोग, जो 466 लोग जिनको इस तंजीम की हिमायत में गिरफ़्तार किया गया है, उनको कितनी सज़ा दी जाती है। बरतानिया से ही एक और ख़बर हम शामिल करते हैं और ये ख़बर ऐसी है कि मैं चाहूँगा कि तमाम अवाम भी हमारी बड़ी गौर से सुने कि वहाँ के पॉलिटिक्स के स्टैंडर्ड्स क्या हैं और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो हुकूमत के हैं चाहे अपोजिशन के हैं, वो भी ज़रा गौर से सुन लें कि बरतानिया के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। हम बातें तो बड़ी जमहूरियत की करते हैं लेकिन वहाँ के स्टैंडर्ड्स ज़रा देखें। अब बरतानिया की एक वज़ीर हैं, ख़ातून वज़ीर, उन्होंने अभी ताज़ा इस्तीफ़ा दिया है। अब इन ख़ातून का नाम है जी रोशन आरा अली और ये बरतानिया की वज़ीर हैं बराए बेघर अफराद और इन्होंने बेसिकली जो इस्तीफ़ा दिया वो क्यों दिया ये समझने वाली बात है। इनका एक ज़ाती मकान था जो कि इन्होंने दिया हुआ था किराए पर और इसका किराया इन्होंने बढ़ाया, 700 पाउंड इन्होंने किराया बढ़ाया। अब जब इन्होंने किराया बढ़ाया तो आवाम की तरफ से शदीद तनकीद हुई कि आप जो हैं वो बेघर अफराद की जो वजारत है वो आपके पास है और आपका काम है कि लोगों की जो घर की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना और आपने अपने घर का किराया बढ़ा दिया। इस पर लोगों ने उन पर तनकीद की और इस तनकीद की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि जी मेरे ऊपर जो ज़ाती तौर पर जो तनकीद हो रही है, मेरा ये एक ज़ाती फ़ेल है। ज़ाहिर है किसी का अपना घर होता है, वो जितने चाहे किराए पर उसको दे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि चूँकि मेरे ज़ाती अमल से पार्लियामेंट के वक़ार को नुकसान पहुँच रहा है, जो हुकूमत है उसको नुकसान पहुँच रहा है, तो इसीलिए मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है उसकी तरफ से भी ऑफिशियली बयान आ गया है और जो बरतानिया के वज़ीर आज़म है कीर स्टारमर,
उनका भी बयान सामने आया और उस पे उन्होंने कहा कि जी ये ख़ातून जो हैं हम इनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं और इन्होंने एक बड़ा अहम फ़ैसला किया है ये, और उन्होंने जो है वो बड़ा सराहा है इन ख़ातून को, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि वो अपनी जमात की भी खिदमत करती रहेंगी, अपने हल्के के लोगों की भी खिदमत करती रहेंगी। तो ये स्टैंडर्ड है जो कि वहाँ पर सेट हुआ है। और बेसिकली देखें, लोगों का एतराज़ क्या था कि आपने अपने घर का किराया हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है, और असल काम जो है आपका, जो हुकूमती काम है, वो ये है कि बेघर अफराद की आप मुआवनत करें। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं और इस वजह से आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए, और यूँ इन खातून ने इस्तीफ़ा दे दिया। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बड़ी ख़ास शख्सियत से। ये शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ है श्रीलंका से, और श्रीलंका की ये ख़ातून एक पाकिस्तानी शख्स से शादी करके पाकिस्तान आई थी। फिर इन ख़ातून के साथ ये मामला हुआ कि उनके शौहर का इंतकाल हो गया, और इंतकाल के बाद भी वो ख़ातून जो है वो पाकिस्तान में मुकीम रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं की। रसीना शरीफ इनका नाम है, और तकरीबन अब इनके ऊपर जो एक्सेसिव स्टे पाकिस्तान में जो इन्होंने किया है, उसकी मद में 18 लाख रुपए जुर्माना है इस वक्त। अच्छा, ये ख़ातून ये कहती हैं कि जी मैं जुर्माना नहीं अदा कर सकती, मेरे माली हालात ऐसे नहीं हैं, मैं बहुत बीमार भी हूँ, और अब इस पूरे मामले की वजह से वो श्रीलंका जा भी नहीं सकती हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, इस हवाले से हमने अपनी जो नुमाइंदा हैं जमज़म, उनको भेजा। जमज़म सईद हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट कराची की, वो गई और उन्होंने रसीना शरीफ से मुलाकात की। आइए देखते हैं इस मुलाकात में क्या बात हुई। इस वक्त मैं सरजानी टाउन के एक घर में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ एक रसीना नामी खातून मौजूद हैं। और अगर रसीना की बात करें तो आजकल ऐसी मोहब्बत शायद कोई नहीं करता हो जिस तरह से रसीना ने की थी। रसीना जो है वो 2007 में पाकिस्तान आई थी, और आज 2025 जो है वो चल रहा है, और 4 महीने का इन्होंने वीज़ा लिया था। मोहब्बत के पीछे जो है ये पाकिस्तान आई थी अपने शौहर के पास, और 2007 से आज तक की अगर हम बात करें, चूँकि 4 महीने बाद इनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, अब डेली बेसिस पे जो है वो $8 इन पे जुर्माना लगता रहा, और अब अगर हम बोलें ओवरऑल जो है 18 लाख रुपया जुर्माना इस वक्त रसीना के सर पर है। अब रसीना जो है ये जो इतनी बड़ी रकम है वो अदा नहीं कर पा रही, इसीलिए इन्होंने मदद मांगी है हुकाम से। पाकिस्तानी जितने भी कौंसल खाने हैं पाकिस्तान में, श्रीलंकन कौंसल खाना, उनसे भी इन्होंने मदद मांगी है। और आज 365 न्यूज़ की जो है टीम पहुंची है रसीना साहिबा के पास। इनके पहले शौहर से 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। उनकी जो है वो पढ़ाई के लिए और उनके फ्यूचर के लिए रसीना जो है वो चली गई थी कोयत चली गई थी, और कोयत में ये एक टेलीफोन ऑपरेटर का काम करती थी। रसीना ने शादी कर ली जावेद से। जावेद ने कुछ अर्सा इनके साथ बसर किया। उसके बाद जो है जावेद के तबीयत ख़राब होने लगी। जब जावेद ने अपने टेस्ट करवाए तो उससे ये तशख़ीस हुई कि उन्हें काला यरकान है। काला यरकान का इलाज करने के लिए जब जावेद दोबारा पाकिस्तान आए, और रसीना जो है वो दोबारा से कोलंबो गई, लेकिन रसीना से जो है वो रहा नहीं गया क्योंकि जावेद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर रसीना अपने शौहर का साथ देने के लिए जो है वो पाकिस्तान आई, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो जावेद ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रह सके। कब उनका इंतकाल हुआ था, आप उनके साथ थी? उनका माँ का घर पे ले गया ना, मतलब उनका माँ घर पे बैठे थी। तो उनका माँ मेरे साथ सही नहीं आता, लड़ाई की। अभी मैं क्या करूँ, मैं जा रही, मैं अपना घर के इधर का आ रही पाकिस्तान का। अभी मैं कराची आ गया हूँ। इसके कि सुबह सुबह को रोज़ टेलीफोन करेगा, सुबह सुबह मेरे की रसीना तुम कैसे है, ठीक हो, ये मतलब बहुत बातें करे। एक दफ़ा भाई किसका पेट दर्द आ गया, वो पेट दर्द को उस बोला रसीना आज मोबाइल बात करो, नहीं यार मेरे के बहुत पेट दर्द है, मैं ठीक होने की बात कर रहा। उसके कि नहीं होया, अब मेरे की शक हो गए जल्दी मैं उठेगा। उतनी बारिश, मैं ट्रेन में गया। सही। जावेद के घर वालों ने रसीना को एक्सेप्ट नहीं किया और इन्हें घर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया। ये मैं आपको दिखाऊंगी, पासपोर्ट है। ये पासपोर्ट रसीना का है जो कि एक्सपायर हो गया था, और जिसकी वजह से अब 18 लाख रुपए अब तक का जुर्माना है। अब जो है रसीना साहिबा, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिन के इनके 3 वॉल दिल के बंद है।
जिसके बाद इनका बाईपास किया गया और बाईपास के बाद अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि जितनी बाकी ज़िंदगी है रसीना की वो जो है वो दवाइयों पे गुजारा करेंगी। ये डेली बेसिस की ये रसीना की दवाइयाँ हैं जो ये ले रही हैं और जब तक जिंदा है रसीना मैडम को जो है वो इन दवाइयों के साथ ही जीना पड़ेगा। अच्छा रसीना मैडम ये बताइएगा, क्या आपने कभी कोशिश, जाहिर है कोशिशें तो आपने बहुत की होंगी, क्या बच्चों ने कभी आपकी कोशिश की कि वो आपसे मिलें या आपसे बात करें? बच्चों से बात होती है आपकी? हाँ जी, बच्चों के साथ का बात करे, एक दिन की 3-4 दफा का बात करता है मैं बच्चों के साथ, कि बच्चों को देख कर मेरे की निगाह हाथ गाने की तरह दिल का अंदर बहुत है। वही सोच सोचे मैं बीमार पड़ रही, बच्चों के पास कब से आएगा, बच्चों के हाथ कैसे पकड़ेगा, मुंह पकड़ेगा। वो तो प्यार करता है, पोता पोती नवासी अल है, उनका प्यार करना है। वो लोग देख रहे नहीं, फोटो में तो देख रहे, क्या करना मैं बच्चों का क्या अच्छा आपको बच्चों का फोन भी आता है, वीडियो कॉल पे भी आप बात भी करी थी थोड़ी देर पहले, तो बच्चे ये नहीं कहते कि बच्चे आ जाएं आपको लेने के लिए या मदद मांगे वहाँ कॉन्सुलेट से? नहीं है, वो खाने की कोई पैसा कोई सी नहीं अच्छा, पैसे नहीं है? पैसा नहीं है। ध्यान ना, एक आदमी की टिकट कितनी लंबा टिकट है, इसलिए कैसे आएगा। और ये अच्छा बच्चे आपके कहाँ, वो भी कोलंबो में ही रहते हैं? सब कोलंबो में है, अच्छा। 3 कोलंबो। आपका दिल तो करता होगा कि अब उम्र के इस हिस्से में आ गई हैं, अब तो बच्चों की मोहब्बत याद आती होगी, बच्चे याद आते होंगे आप? याद बहुत हो रही, याद यहाँ की आगे आगे था, दिने दिने में अंदर अंदर में पी रहे, बीमार पड़ रहे। उस दिन बहुत टेंशन हो गया मेरे की, उल्टिया बंद ही नहीं होता। ये गाड़ी में ले जाएगा, ट्रिप देगा, इंजेक्शन देगा, इंजेक्शन का पत्थर हो गया, हाथ उठाना मुश्किल है, एक टाइम सोने टाइम दर्द हो रही। तो आप ये पाकिस्तानी जो हुकाम जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करो, दरखास्त करो ना मेरे की अल्लाह से माँ कर दो, मेरे बच्चों के पास मैं जा नहीं सकता है। मेरे के बच्चों की बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत जान में मेरे की दिल है। अभी मेरे की एक टाइम की जाने नहीं बोलना, मैं पागल हो रही। मैं रोड में कपड़े सारा पाड़ेगा, रोने के लिए सोच रही, मैं क्या करूँ एक टाइम को। बस सही है। ये अवेश देखें, ये रसीना की कहानी है। रसीना ने मोहब्बत की और बहुत मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि वो अपना जो शहर था, यानी श्रीलंका में जो शहर है कोलंबो, वो सब छोड़ छाड़ के जो है वो मोहब्बत में, जावेद की मोहब्बत में पाकिस्तान आई। फिर मियाँ चुन्नू में रहती थी और फिर जावेद के गुजर जाने के बाद जो है इनके ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया। बहुत मुश्किलात देखी हैं रसीना ने और अब ये माफ़ी मांग रही हैं और पाकिस्तानी हुकाम से सारी ये सिर्फ दरख्वास्त कर रही हैं कि खुदारा उन पर जो कर्जा है 18 लाख का वो माफ़ किया जाए। रसीना ने जो है वो अपना पासपोर्ट भी अपग्रेड करवाया है, दिसंबर में इसकी मियाद भी ख़त्म होने वाली है। लिहाजा रसीना यही रिक्वेस्ट कर रही है हाथ जोड़ के पाकिस्तानी हुकाम से कि उन्हें उनके बच्चों के पास वापस जाना है। उन्हें अपने बच्चों की जो है वो बहुत ज़्यादा याद आती है, उन्हें अपने बच्चों के, यानी जितने दिन इनके पास बाकी हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अब रसीना की बाकी की जितनी भी ज़िंदगी है बाईपास के बाद, अब वो दवाओं पे चल रही है और रसीना चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी के बाकी जितने भी दिन हैं वो अपने बच्चों के साथ सुख से और सुकून से गुजारें। और अब बात करते हैं कुछ टैरिफ के मामलात की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सारी दुनिया के ममालिक पर टैरिफ लगाने का सिलसिला जारी है और ये जो टैरिफ हैं ये हर मुल्क के लिए अलग अलग नंबर सामने आ रहा है। जनूबी एशिया की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पर बड़ी ख़ास मेहरबानी हुई है और 19% टैरिफ आयद किया गया है, जबकि बाकी जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं उन पर 25% टैरिफ आयद किया गया है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया है। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त कुछ खुशगवार मोड पे नहीं है। अच्छा, अब ये जो पूरा मामला है टैरिफ का, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा? भारत पर ज़्यादा टैक्स लगा है, इससे पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी? ये पूरा सिलसिला हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आबिद कयूम सुलहरी साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। आबिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो बाकी ममालिक पर 25% टैक्स है, भारत पर 50% टैरिफ है, हम पर 19% क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये इतना जो कम टैरिफ है इसका क्रेडिट किसको जाता है?
जी शुक्रिया। वैसे अगर आप को नए वाले टैरिफ जो थे वो याद हो, जो कि अप्रैल में पहले लगाए गए थे, जिनको बाद में पॉज दिया गया, तो वो सब काफ़ी हाई थे। पाकिस्तान पे उस वक्त तकरीबन 29% टैरिफ की बात हो रही थी। अ, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 30+ पे जा रहे थे। उसके बाद पॉज आया। तमाम जो ममालिक है उनके साथ टैरिफ नेगोशिएशंस की बात की गई। जो जो ममालिक जो थे वो अपने टैरिफ को अपने तौर पर रिड्यूस कर सकते थे, ताकि अमेरिका का ट्रेड सरप्लस जो के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो सके। उनको कुछ कंसेशन दी गई, लेकिन ये प्योरली मुआशी या वो टैरिफ्स का मसला नहीं, बल्कि इसके साथ पॉलिटिकल इशू भी है। जैसे कनाडा को अगर आप देखें, तो कनाडा ने जब पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करने की बात की, तो बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे 35% टैरिफ आ गया। इसी तरीके से ब्राज़ील और इंडिया के अलावा जो दो और ममालिक जिन पे के इस वक्त हाईएस्ट टैरिफ है, वो म्यांमार और लाओस हैं। अब ये दोनों बहुत छोटे मुल्क हैं, लेकिन चूंकि उनका ट्रेड सरप्लस था अमेरिका के साथ, तो इसलिए दोनों पे 40+ जो है वो टैरिफ लगा। तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन दोनों को मिला के जो टैरिफ है वो आयद किए गए हैं। स्विट्जरलैंड जो कि यूरोपियन यूनियन ने चूंकि एक डील कर ली, उनको 15% टैरिफ मिला। इंग्लैंड को 10% टैरिफ मिला, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है। और जब आप स्विट्जरलैंड पे आते हैं, चूंकि वहाँ से गोल्ड बार और गोल्ड जो है वो एक्सपोर्ट होता था, और वो ट्रेड सरप्लस था वहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड को आप देखें 35% टैरिफ उस पे आयद है। तो ये तमाम जो है टैरिफ इस वक्त यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के इनकी इकोनॉमिक रीजंस भी हैं और इनकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, और उसमें इंडिया का 50% भी शामिल है, जिसको कि हम आपके अगले सवाल में थोड़ा तफसील से इस पर बात कर सकेंगे। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं, कुछ एनालिस्ट्स उसमें शामिल हैं, उनका मामला ये है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर 19% टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने एक तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, फिर उसके बाद फिर मादनियात की डील हुई, तो अमेरिका की तरफ से एक आसरा दिया गया है और इससे कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आपका क्या ख़्याल है? मेरा ख्याल है कि सारे फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, तो मुहावरतन नहीं बल्कि ये प्रैक्टिकली 19-20 का फर्क है। इंडिया के अलावा साउथ एशियन ममालिक में बांग्लादेश पे 20% है, श्रीलंका पे 20% है, हम पे 19% है। इसी तरह से कंबोडिया और वियतनाम को देखें तो वहाँ भी यही सिचुएशन है, 19%, 20% चल रहा है। जो हमारे अपने कंपैटिटर्स हैं, स्पेशली टेक्सटाइल और गारमेंट्स में, उसमें सिर्फ इजिप्ट है जिसको कि एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिली है, और इजिप्ट का 10% है। अदरवाइज बाकी तमाम ममालिक जो हैं, यानी 19 और 20 में कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। इसमें वो जितने मेहनत की गई या जो कुछ भी हमारी जानिब से नेगोशिएशन के लिए, इंक्लूडिंग पीस प्राइस नॉमिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो शायद वो एक वर्स्ट के सिनेरियो को उससे अवॉइड हमने कर लिया। तो उसमें अच्छी खबर ये नहीं कि 19% हो गया। अच्छी खबर ये है कि ये 19 की जगह 29 या 49 या ये कुछ भी नंबर जो है वो हो सकता था। तो ये तमाम पापड़ बेलने के बाद कम से कम हम राइट साइड ऑफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त कंसिडर हो रहे हैं। वरना ये टैरिफ जो है, जो कि आर्बिट्रेरी और मिस्किल टैरिफ है, ये इससे कहीं ज़्यादा हाई हो सकता था। ओके। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये जो टैरिफ है जो कि जनूबी एशिया के ममालिक में सबसे कम हम पर नाफिज किया गया है, तो अगर हमें इससे फ़ायदा होगा तो कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ या यूँ कहिए कि कौन-कौन से सेक्टर्स जो हैं उनमें हमें फ़ायदा मिल सकता है? जो बाकी रीजन है, अगर हम 19 पे हैं तो वो 20 पे बैठे हैं। सिर्फ 1% का फर्क है। तो टैरिफ को तो मैं फिलहाल कांस्टेंट समझता हूँ। बांग्लादेश और श्रीलंका की अगर मैं बात करता हूँ, या वियतनाम और कंबोडिया की बात करता हूँ, जो पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए के लिए, वो हैं टेक्सटाइल और गारमेंट्स। और ये यही 3-4 ममालिक है जो कि हमें उसमें compete कर रहे थे टेक्सटाइल और गारमेंट्स में। अब
बांग्लादेश श्रीलंका के जो है, अगर आप इसका ओरिजिनल टैरिफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से पहले का देखें तो ये दोनों लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आते थे, एलडीसी। और एलडीसी की वजह से इनकी ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस थी इनकी एक्सपोर्ट्स के लिए, यानी इनका टैरिफ जो है वो जीरो या नियरली जीरो से 20% पे आ गया। हम पे जो अप्लाइड टैरिफ पहले चल रहा था वो तकरीबन 4-5% चल रहा था। हमारा जो है वो 19% पे आ गया। अब जो पहले जो भी था उसको अगर आप साइड रखें तो अब हम सब के लिए तकरीबन एक कांस्टेंट है टैरिफ टर्म्स में। नेक्स्ट जो है वो है कि एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है। और दूसरा जो इसका रॉ मटेरियल है जिसमें कॉटन की हम बात कर रहे हैं, ये दो इस वक्त आपके वेरिएबल्स हैं जो कि हमें अफेक्ट करेंगे। जिस मुल्क की एनर्जी सस्ती होगी वो ज़्यादा मार्केट शेयर कैपिटलाइज कर सकेगा। जिस मुल्क की कॉटन जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, सस्ती होगी, वो ज़्यादा बेहतर कैपिटलाइज कर सकेगा। टैरिफ पे तो अब इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि क्या वाकई हमारे पास एनर्जी इंडस्ट्री को सस्ती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नहीं है। और सेकंड, क्या कॉटन में हम खुद कफील हैं, या हमें इजिप्शियन कॉटन का या अमेरिकन कॉटन लेके उसको इस्तेमाल करना होगा। दोनों सूरतों में ज़ाहिर है कॉटन इंपोर्ट करना होगा, और वो इंपोर्ट का एक इम्पैक्ट जो है वो आएगा। तीसरी ये है कि हमें नाजरीन को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये टैरिफ देता कौन है। तो जैसे अगर पाकिस्तान में ऑटो व्हीकल पे टैरिफ ज़्यादा है तो एक्सपोर्टर को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता जितने आपके इंपोर्टर को और कंज्यूमर को फ़र्क पड़ता है। तो ये अल्टीमेटली ये जो टैरिफ होंगे ये तो अमेरिकन कंज्यूमर पे कर रहा होगा। और जो अभी कुछ निगोशिएशन चल रही है उसमें इंपोर्टर्स ने 50-50 किया है कि ये चूंकि अचानक टैरिफ आ गए हैं तो 50% वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर दें, 50% वो खुद देंगे। लेकिन जो लूजिंग एंड पे है डेट इज द अमेरिकन कंज्यूमर। तो अगर एंड कंज्यूमर की बात की जाए तो वो तो फिर आवाम ही है, इसका मतलब है कि आवाम को तो इससे कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हुकूमत की अगर बात की जाए तो वो तो कहते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, हम पर 19% टैरिफ है, बाकी सब पर ज़्यादा है, तो अब हमारी मईशत में बहुत बेहतरी आएगी, हमें बड़ा फ़ायदा होगा। तो क्या हुकूमत की इस बात पर मैं यकीन ना करूँ? बिल्कुल, हमें सीरियसली इसलिए लेना चाहिए कि अगर ये 19 ना होता तो ये 49 भी हो सकता था। देखिए, अगर इंडिया पे 50 लग सकता है तो पाकिस्तान पे 49 भी लग सकता था, पाकिस्तान पे 39 भी लग सकता था। इन टैरिफ्स की कोई लॉजिक तो आपको बाहर नजर आती नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर लाओस और म्यांमार जो हैं उन पे आपका 40% प्लस लग सकता है। बाकी सारे ईयू पे 15% है और स्विट्जरलैंड पे 35% लग सकता है। तो इसका कोई आपको रैशनल या इसकी कोई लॉजिक बाहर आप नहीं दे सकते। तो वो जो एक वर्स्ट के सिनेरियो को अवॉइड कर लेना जो है वो बजाते खुद एक बड़ी अचीवमेंट है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बंदा मरा नहीं है, उसके हाथ पाँव ही टूटे हैं, तो इसीलिए इस पर हमें शुक्र करना चाहिए, खुश होना चाहिए। आपको ग्लास जो है वो आधा फुल ग्लास उसको देखना चाहिए। असल में बस मीडिया का फिर कुछ इसी तरह का मामला होता है। अच्छा, तो अब जब इंडिया पर 50% टैरिफ है तो इससे क्या पाकिस्तान को किसी किस्म का फ़ायदा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम पिछले साल का देखते हैं तो इंडिया ने $16 बिलियन के तो सिर्फ स्मार्टफोन जो है वो एक्सपोर्ट किए थे। उसके बाद उसका जेम्स, ज्वेलरी और प्रेशियस मेटल, प्रेशियस स्टोन्स है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर आप जाते हैं तो अ, उसकी लाइट मशीनरी है। तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो यकीनन उसमें टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट गारमेंट्स वगैरह भी है, जो कि उसके लिए इंडिया के लिए एक टाइनी फ्रैक्शन था, तकरीबन $4-5 बिलियन। लेकिन वो एक सेगमेंट है जिसपे कि पाकिस्तान जो है वो फ़ायदा उठा पाएगा। लेकिन बाकी जो उसके सेक्टर्स हैं, इंडिया की टोटल जो एक्सपोर्ट है पिछले साल जो रही है अमेरिका को, वो $89 बिलियन की एक्सपोर्ट है। तो $89 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को करना, अब उस पर 50% टैरिफ लगा है, तो वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड और बास्केट उसकी बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान से के मुकाबले में।
और फाइनली ये मैं जानना चाहूँगा कि मादनियात के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका में क्या बातचीत चल रही है? क्या कोई डील होने वाली है या हो गई है या हो रही है? क्या इस पर क्या मामला है? क्योंकि लोगों का बड़ा कंसर्न है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले यूक्रेन के हवाले से मादनियात की बात करता था कि जी मुझे वहाँ की मादनियात चाहिए, लेकिन वो मामला नहीं हो सका। तो अब उसकी नज़र जो है वो पाकिस्तान की मादनियात पर है, तो हमें बड़ा होशियार रहना चाहिए। अभी चूंकि जो है उस पर कोई डिटेल नहीं आई, लिहाजा कुछ कहना कबल वक्त होगा कि अ, कौन सी मादनियात कहाँ पे और किस किन टर्म्स एंड कंडीशन पे, या इवन जो ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे जो ऑयल की बात की थी कि पाकिस्तान के पास रिच रिजर्व्स हैं और उनको एक्सप्लोर किया जा रहा होगा। तो चूंकि उस पर डिटेल्स आपके पास नहीं है, कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन जनरली स्पीकिंग किसी भी मुल्क के लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक टेक्नोलॉजी और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूसरा आपके पास फाइनेंसेस, ताकि उस पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है वो हो, और तीसरा जो पाकिस्तान के केस में बहुत इम्पोर्टेंट है वो सिक्योरिटी सिचुएशन एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। और इन तीनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा उसको हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। अब ऑफशोर जो है, अगर ऑयल की बात करते हैं और वहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी और फाइनेंसेस लेके आते हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक विन विन सिचुएशन बन सकती है। अगर हम सिंध की बात करते हैं, यहाँ पे अगर माइंस और मिनरल्स की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको तकरीबन ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो पूरे होते हुए नज़र आते हैं कि सिक्योरिटी भी है वहाँ पे। अगर इन्वेस्टर के पैसे और टेक्नोलॉजी आ जाती है तो विन विन सिचुएशन होगी। बलूचिस्तान जो है वो अलबत्ता वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन पे काम करना होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल कोई भी बाकी दो फैक्टर्स अगर आ भी जाते हैं तो जब तक वो फितनातुल ख्वारिज और फितनातुल हिंद जो है वहाँ पे कारफरमा है, शायद वहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फोकस जो है वो वहाँ पे होना चाहिए सिक्योरिटी सिचुएशन को डील करने में, अगर वाकई हम को विन विन सिचुएशन जो है वहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आबिद कयूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी टैरिफ के मामलात पर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।